प्रोफेशन नहीं, बिहार की सेवा का मिशन बनाया। जिन्होंने दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों की सुविधाओं को पटना की धरती पर आकर हजारों मरीजों को न केवल नई जिंदगी दी, बल्कि भरोसा भी लौटाया कि इलाज अब यही मुमकिन है, यही बेहतर है। विजन, कंपैशन और कमिटमेंट का नाम है मेडिवर्सल हॉस्पिटल, और उस प्रेरणा के पीछे है वो युवा शख्स जिनकी सोच आधुनिक है और जड़ें जो है इस मिट्टी में गहरी हैं। बहुतों की भीड़ में एक ऐसा नाम जो सिर्फ इलाज नहीं करता, भरोसा भी पैदा करता है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मेडिवर्सल हॉस्पिटल के को फाउंडर और डायरेक्टर नवनीत रंजन जी का। इसके साथ ही एक और अतिथि हमारे साथ हैं, एक और शख्स को आमंत्रित करना चाहूंगा। जब किसी राज्य की सेहत बदलनी होती है तो सिर्फ अस्पताल नहीं, विजन वाला प्रबंधन जरूरी होता है, और बिहार को यह सौभाग्य मिला है। मेदांता जैसे संस्थान और डॉक्टर रविशंकर सिंह जैसे नेतृत्वकर्ता के रूप में, जिन्होंने हेल्थ केयर को महज इलाज नहीं, एक मिशन बनाया, जो मरीजों के लिए डॉक्टर हैं और सिस्टम के लिए सोचने वाले रणनीतिकार भी। बिहार में वर्ल्ड क्लास चिकित्सा सुविधाओं को स्थापित करने की जिस यात्रा में मेदांता आज अग्रणी है, उस दिशा के निर्णायक मार्गदर्शक हैं डॉक्टर रविशंकर सिंह, जो हैं मेडिकल डायरेक्टर मेदांता हॉस्पिटल पटना। इनका नाम सिर्फ पद नहीं, भरोसे की परिभाषा बन चुका है। आज के इस मंच पर जब हम स्वास्थ्य व्यवस्था और विकास की बात कर रहे हैं, तो उनकी उपस्थिति न सिर्फ सम्मान है, बल्कि जरूरी संवाद का हिस्सा भी। जोरदार तालियां एक बार फिर से डॉक्टर रविशंकर सिंह जी के लिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। सर, मेरा पहला सवाल नवनीत से होगा। नवनीत सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम बात करें प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, तो आज देखा जाता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल से बहुत सारे लोग डरते हैं, उसके खर्च की वजह से इतने ज़्यादा एक्सपेंस आते हैं उसमें। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और अपने हॉस्पिटल के बारे में क्या बताना चाहेंगे? धन्यवाद खुशी जी। सर्वप्रथम मैं इस मंच से ज्ञानेश्वर जी लाइव सिटी का धन्यवाद देता हूँ, डॉक्टर निम्मी, डॉक्टर रणधीर और दृष्टिकोण टीम का धन्यवाद देता हूँ। थोड़ा सा मैं आपके क्वेश्चन को रीफ्रेज कर देता हूँ। लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्राइवेट अस्पताल है वो लुटेरा है, लूटता क्यों है, डॉक्टर्स डकैत हैं, डकैती क्यों करते हैं। तो समाज अब ये पूछने की कोशिश कर रहा है, और ये तथ्य से परे है, इसका खंडन करना बहुत ज़रूरी है। सवाल काफ़ी अच्छा है आपका, और मैं इस पर 2-4 मिनट लूँगा। कुछ तथ्य आपके सामने पेश करना चाहूँगा। 2001 का दौर याद होगा, ज्ञानेश्वर सर बैठे हुए यहाँ पर, हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी का घुटना प्रत्यारोपण हुआ था, और उसके लिए डॉक्टर्स जो है वो यूएस से आए थे, अमेरिका से, डॉक्टर रानावत नाम था उनका। आज हमारे इसी सभागार में डॉक्टर निशिकांत बैठे हुए हैं, प्रतिदिन 3 घुटना प्रत्यारोपण करते हैं, और घुटना प्रत्यारोपण का जो दर है वो पटना में 2.5 से 3 लाख रुपए है। अगर इसी को आप कंपेयर करें मुंबई और दिल्ली जैसे सिटी में, तो घुटना प्रत्यारोपण का दर करीब 4 से 4.5 लाख रुपए है। और अगर अमेरिका से करें इसका कंपैरिजन, तो अमेरिका में जिसे हम लोग यूनिलेटरल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं, उसका दर जो है वो करीब 20 लाख रुपये है। अगर आप यूके जाएं, लंदन, तो वहाँ पे नेशनल हेल्थ एक सर्विसेज है, जो सरकारी तंत्र का एक हेल्थ केयर सर्विस है, जो दुनिया में बहुत बड़ा मानक है। वहाँ पे भी करीब घुटना प्रत्यारोपण का खर्चा 15 लाख रुपये है। तो तथ्य तो ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ा ये नहीं रखे हुए हैं दाम। इसको आप इस तरह से समझें कि ये एक स्केपगोट सिंड्रोम है। हमारे समाज में कुछ ऐसी धारणा है कि अगर कार और साइकिल में टक्कर हो जाए तो हमेशा कार वाले दोषी पाए जाते हैं और उन्हीं को मारा पीटा जाता है। तो उसी तरह से हम लोग जो अस्पताल, अच्छे अस्पताल और अच्छे गुणवत्ता वाले काम कर रहे हैं, तो दोषारोपण तो हम लोग पर होगा, लेकिन इसका खंडन करना बहुत जरूरी है। तकलीफ ये नहीं होता जब जनता पूछती है, तकलीफ तब होता है जब जिम्मेदार मीडिया बिना हम लोग से सवाल किए हुए उस मरीज की बात मान लेती है जो हम लोग पर गलत दोषारोपण करते हैं। लाइव सिटी पूरी जिम्मेदारी से कोई भी बात रखता है। डॉक्टर नवनीत, मेरा सवाल आपसे ये है, चूँकि बिहार के जो बड़े अस्पताल हैं, अगर सरकारी अस्पतालों को छोड़ दें तो आप लोग करता धरता हैं उसके। मैं एक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। गांव से एक व्यक्ति है, परेशान है, उसको कोई बीमारी है, सरकारी अस्पताल में उसको बेड मिला नहीं, मजबूरी है, वो प्राइवेट अस्पताल का रुख करता है। ये एक परसेप्शन लगता है उनको मिलता है कि वहाँ पे सहानुभूति नहीं मिलती। जो जिस कर्मचारी से वो पहली बार मिलता है, जो इसके लिए इंतजाम करता है, वो सहानुभूति की कमी महसूस होती है। इसको कैसे देखते हैं आप लोग? शायद सहानुभूति की कमी से ज़्यादा वो लॉस्ट अपने को पाता है, क्योंकि उसने वो व्यवस्था देखी नहीं है। जब गांव से आता है कोई गरीब इंसान, शहर आता है, तो पहले तो पटना आते ही गुम हो जाता है, और उसके बाद जब एक बहुत बड़े अस्पताल में चला जाता है तो उस सिस्टम उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि उसने ये सिस्टम देखा नहीं है।
जहाँ पीएमसीएच की बात कर रहे हैं या सरकारी अस्पतालों की बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक उसको फिर भी कहीं ना कहीं एक परसेप्शन है, तरीका है। और अभी गुमराह करने वाले लोग रास्ते में, गांव से जब एक एम्बुलेंस चलती है तो रास्ते में गुमराह करने वाले बहुत हैं, तो वो बहुत तरीके से भ्रमित किया जाता है, ये अस्पताल बड़ा है तो महंगा होगा, ये परसेप्शन हमेशा रहता है ना, शीशे से चमकदार बिल्डिंग साफ़ सुथरी है तो महंगी होगी। ऐसा नहीं है, महंगा हमेशा एक पर्सपेक्टिव में देखा जाइए। जैसा नवनीत जी ने कहा ना, आप पर्सपेक्टिव में देखिए, जैसे आप अलग अलग जगहों की, यहीं पे देखिए कि जो दिल्ली में हो रहा है, पटना में हो रहा है, हमारा जो ग्रुप का अस्पताल है, मेदांता गुरुग्राम है, मेदांता लखनऊ है, मेदांता पटना है, इंदौर और रांची है, हम लोग सबसे सस्ते हैं। लेकिन अब आप किसी बाईपास के अस्पताल से अगर हमको कंपेयर कीजिएगा तो हमेशा हम लोग कंपेरेबल नहीं है। आम और अमरूद को कंपेयर करना लॉजिकल नहीं है। तो आप एक अच्छे अस्पताल की सुविधा को कंपेयर कीजिए। हम लोग अपनी तरफ से सारी व्यवस्था करके रखते हैं कि मरीज़ कोई भी है, किसी भी तबके का है, उसको एडिक्वेट केयर मिले, केयर भी मिले और उसको कंपैशन जो बोल रहे हैं ना कि उनको मिले। दिक्कत है कि वो हमेशा गलत खिड़की पे खड़खड़ाता है, वो उस जगह पे डर के मारे जाता ही नहीं जहाँ पे उसको जाना चाहिए। हम बोलते हैं इमरजेंसी में अंदर जाओ, इमरजेंसी में गार्ड से पूछ रहा होता है। आप समझ रहे हैं? कई बार होता है कि पीएमसी से मरीज़ निकल के आया कि हार्ट अटैक हो गया, वहाँ पे इलाज नहीं मिल रहा, बिस्तर नहीं मिल रहा, सर आपके यहाँ लेके आते हैं, ठीक है लेके आओ, हम सीधे इमरजेंसी में चले जाओ। अब वो गार्ड से पूछ रहा होता है कि हम कहाँ जाएँ, समझ रहे हैं? उसको हम इमरजेंसी बोल रहे हैं, इमरजेंसी का दरवाजा खुला हुआ है, सबके लिए वेलकमिंग है, लेकिन वो अंदर घुसते से डर रहा है। अब उसको किसी को लेके क्या, कोई ना कोई हमारा साथी जो है उसको अंदर लेके जाएगा, ले जाने के बाद फिर उसको 10 मिनट के बाद सब सेटल हो जाता है। बट वो पहला जो कदम है ना, शुरुआती झिझक, पहला कदम उस बिल्डिंग में घुसना और उसमें जाके एक बार वो बिस्तर पे लेट जाए तो उसके बाद तो सब कुछ सेटल हो गया, उसके बाद सब कम्युनिकेशन होता है। और सर ये डॉक्टर रवि, मेरा आपसे ये सवाल है, अगर हम बात करें किसी भी डॉक्टर की, तो वो सभी को ये सलाह देते हैं कि आप सही आहार लें, सही खाना खाएं, सही डाइट लें, एक्सरसाइज करें और साथ ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी लें। आप, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करें तो ऐसे कुछ कंपनीज़ हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी ये हेल्थ को कितना ज़्यादा ये प्रभावित करते हैं, इस बारे में भी थोड़ा आप बताएं हमें। अनफॉर्चुनेटली हम लोग कृषक क्षेत्र से आ रहे हैं, हमारा अभी भी 80% करीब जो जीवन यापन है वो कृषि क्षेत्र से आता है। हम लोग हमेशा आपदा को आपदा की तरह लेते हैं, बीमारी को भी आपदा की तरह लेते हैं कि वो हम, बट आज के मॉडर्न हेल्थ केयर में जब आप खान पान प्लान करके बात कर रहे हैं तो आपको अपना आपदा भी प्लान करना होगा। आप अपने एक्सीजेंसी के लिए कुछ प्लान करते हैं ना, इंश्योरेंस आपका एक्सीजेंसी प्लानिंग है, सिर्फ हेल्थ की एक्सीजेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, आप टर्म इंश्योरेंस की भी बात कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आप उसको डिफरेंट कंटेक्स्ट में देख रहे हैं। आप हेल्थ के लिए प्लान करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आज की डेट में धीरे धीरे कॉस्ट बढ़ रही है। जब आप क्वालिटी केयर में जाइएगा, दुनिया भर में ये हिस्ट्री है, मतलब ये यहाँ पे नहीं हो रहा है, दुनिया भर में ऐसे ही हुआ, जैसे जैसे क्वालिटी के मानक ऊपर उठेंगे चीज़ें महंगी होने लगेंगी। हम लोग सिर्फ अभी हमेशा इसलिए देखते हैं कि सरकारी तंत्र में वो फ्री है, फ्री सरकारी तंत्र में भी नहीं है। नवनीत जी ने कहा ना, घुटना प्रत्यारोपण, आप पूछ के देखिए, पीएमसीएच में आपको 50,000 60,000 रुपया लगेगा, वहाँ पे आप किसी को कैश दे रहे होंगे, हमारे यहाँ ये भी बिल दे देंगे, हम लोग भी बिल देंगे। आप समझ रहे हैं? बिल देने का मतलब है हम लोग जीएसटी भी देंगे, फलाना भी देंगे, कैश दिए तो किसी की जेब में चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, खर्च आपका होगा। जब आप सरकारी तंत्र में इलाज करते हैं, फ्री नहीं होता है, कोई उसके लिए पे कर रहा होता है, टैक्स पेयर पे कर रहा होता है, खर्च वहाँ पे हमसे ज़्यादा है। सरकार का खर्च पर पेशेंट जो ट्रीटमेंट होता है, अगर एक गॉल ब्लैडर की सर्जरी यहाँ पे पेशेंट हमारे यहाँ आता है तो एक सर्टेन अमाउंट देता है, मान लीजिए 100 रुपये देता है, सरकारी तंत्र में वो खर्चा 120 रुपये 130 रुपये सरकार कर रही है। अनफॉर्चुनेटली उसकी जेब से नहीं, इसलिए पेशेंट कहता है कि नहीं वहाँ पे ठीक है। उसके एवज में आप क्या लॉस कर रहे हैं? क्वालिटी लॉस कर रहे हैं। आपके पास, हम लोग जिस तरह के मानकों, हम अपने को किसी भी मानक से तुलना कर सकते हैं, देश के किसी भी बड़े अस्पताल से या दुनिया के किसी अस्पताल से अपना हमारे मानक कंपेरेबल हैं। हम एकदम मतलब आपके मन से बोल रहे हैं कि आप किसी से कंपेयर कर लीजिए, हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल का डाटा, हमारा मोर्टेलिटी का डाटा, जिससे कंपेयर करना हो सर्जरी वाइज, इस तरह से हम लोग अपने को रेडी रखते हैं, समझ रहे हैं? तो उस आप लेवल पे जब तैयारी रखते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए हम झेल लेंगे, 24 घंटा में कुछ भी आ जाए हम ट्रीट कर देंगे, तो आपको हर तरह की चीज़ 24 घंटे तैयार रखना है और उसके लिए आपको खर्च करना पड़ता है। और वो हम किसी सब्सिडी के किसी उस पर नहीं जा रहे हैं, हम पेशेंट से जो अर्न करते हैं उसी से ट्रीट कर रहे हैं। हम अपने डॉक्टरों को तनख्वाह देना, हॉस्पिटल मेंटेन करना, सब कुछ उसी से हो रहा है, हम किसी सब्सिडी या किसी उस पर नहीं जा रहे हैं। तो नवनीत जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर हम देखें बिहार की बात करें तो देखते हैं मरीज़ का जो पलायन है वो बिहार में एक गंभीर समस्या है। मैं आपसे जानना चाहूँगी इसको रोकने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं या फिर क्या कुछ किया जाए बिहार में, इस बारे में भी थोड़ा बताएं आप। नहीं, मरीज का जो पलायन है वो अब जो दौर चल रहा है उसमें बहुत रुका है। जैसे मैंने शुरुआत में ही बात की घुटना प्रत्यारोपण की और आपको बताया कि वाजपेयी जी का 2001 में ऑपरेशन हुआ और राणावत साहब आए यूएस से। अब वैसा नहीं हो रहा है। आज से 7 साल पहले, 5 साल पहले लोग अहमदाबाद और बॉम्बे जाते थे,
अब जैसे घुटना प्रत्यारोपण हमारे यहाँ निशिकांत जी 3 रोज दिन करते हैं, सर के यहाँ डॉक्टर रवि के यहाँ रोज दिन हो रहा है, बाकी भी प्रमुख अस्पतालों में रोज दिन हो रहा है। आप किडनी ट्रांसप्लांट की बात करें, वो यहाँ पे हो रहा है और लोग रुक रहे हैं। बड़े बड़े अस्पताल खुले, मेदांता, मेडिवर्सल, रूबन, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो मरीज का जो इकोसिस्टम है वो एक बन रहा है धीरे धीरे, और पलायन रुक रहा है। जरूरत है कि वो एक इकोसिस्टम बनाया जाए। लेकिन अगर हम और liver एक और बात की जरूरत है कि हम लोग को विश्वास जगाना है। डॉक्टर निम्मी ने अपने सुबह के इसमें सत्र में बोला था कि उस विश्वास की कमी है कि यहाँ के जो लीडर्स हैं, जो हमारे बीच अभी खान सर बैठे हैं, जो यहाँ के सेलिब्रिटी हैं, उन लोग को बताना पड़ेगा कि बिहार में ये सारी चीज़ें संभव हैं और पलायन रुक जाएगा और संभव है। यहाँ के चिकित्सक हमेशा से बहुत ही अच्छे रहे हैं। पीएमसीएच को एक जमाने में प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज कहा जाता था। ऑर्थोपेडिक्स की शुरुआत यहीं से हुई है। हमेशा से चिकित्सक अच्छे रहे। अब इकोसिस्टम अच्छा बन रहा है, अच्छे अच्छे अस्पताल आ रहे हैं और पलायन धीरे धीरे रुक रहा है। और बहुत सारी अभी ये नई बात है कि जो आज से आप 5 साल पहले देखें तो कैंसर के सारे मरीज बॉम्बे जाते थे। आज यहीं पे आपके शहर में बहुत सारे पेट सिटी स्कैन अवेलेबल हैं और लाइनेक मशीन अवेलेबल हैं। लोग रुक रहे हैं, लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। धीरे धीरे ये पलायन रुकता हुआ नजर आ रहा है। 10 साल के दौरान में हम आपको बोल सकते हैं कि 10 साल पहले 2013 जब हम पटना आए थे तो पटना में सिर्फ 4 कैथ लैब था, आज 12 कैथ लैब है। कार्डियोलॉजिस्ट गिन के थे, हाथ की उंगलियां ज़्यादा थी, कार्डियोलॉजिस्ट कम थे। आज आपके पास कार्डियोलॉजिस्ट लगभग हर डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय में है। जिस तरह से सुविधाएं बढ़ रही हैं, धीरे धीरे लोग रुक रहे हैं। पहले सुविधाएं 14 करोड़ की पॉपुलेशन है, सुविधा थी नहीं। अब 10 कार्डियोलॉजिस्ट मिलके 14 करोड़ तो नहीं देख पाएंगे ना, तो वो लोग बाहर जा रहे थे। अब सुविधाएं डेवलप हो रही हैं और अब पटना के अलावा भी डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र में भी देखिएगा ठीक ठाक अस्पताल आने लगे हैं। तो सुविधाएं धीरे धीरे टिकल कर रही हैं। देखिए, जो सेलिब्रिटी हैं, जो बड़े लोग हैं, वो तो कहेंगे, जैसे खान सर कहेंगे तो उसका प्रभाव है ही, लेकिन इस मंच से आप लोग जब कहेंगे कि बिहार में मेडिकल के मामले में अब सुविधाएं उपलब्ध हैं, कमी नहीं है, डॉक्टर्स अच्छे हैं, अस्पताल अच्छे हैं, तो वो भी भरोसा जगेगा लोगों के अंदर। जी, पूरी विश्वसनीयता के साथ इस मंच से मैं बता रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल सुविधाएं पटना में उपलब्ध हैं और वैसी जटिल से जटिल सर्जरी यहाँ पे रोज दिन हो रही हैं और लोग करवा रहे हैं। जरूरत है कि आप लोग के द्वारा इसे हम लोग मासेस तक पहुंचाएं और जो बिहार की गरिमा है चिकित्सा के क्षेत्र में उसको पुनः स्थापित करें। इसकी बहुत जरूरत है। बिहार में कोई ऐसा, आज की डेट में हम आपको पूरी जिम्मेवारी से कह सकते हैं, कोई ऐसा इलाज आप नाम सोच के बताइए क्या आपको लगता है नहीं होता? वो होता है। हम आपको कंफर्म कर सकते हैं होता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम लोग कर रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हम लोग कर रहे हैं, हर तरह का घुटने का प्रत्यारोपण वगैरह तो बहुत मतलब अब कॉमनली होने लगा। सर, लिवर ट्रांसप्लांट? लीवर ट्रांसप्लांट देखिए, लाइसेंसिंग का इशू है। लीवर ट्रांसप्लांट भी आज सुबह एम्स को लाइसेंस मिल गया, फर्स्ट लाइसेंस ग्रांट किया गया है। 3 और लाइसेंसेस पेंडिंग है। वो प्रक्रिया है। देखिए, लीवर ट्रांसप्लांट नॉर्मल अदर ट्रांसप्लांट्स की तरह नहीं है, उसमें समय लगता है, उसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो धीरे धीरे ऐड हो रही हैं। वो भी एक स्टेप है। आप ध्यान रखिए और मेरी बात मार्क करके रखिए, इस साल के अंत से पहले पटना में लीवर ट्रांसप्लांट होगा। क्या बात है, तालियां! इस पर ताली तो बजनी चाहिए यार, अच्छी खासी ताली बजनी चाहिए। एक सवाल है, आयुष्मान भारत जो योजना है, जो सरकार की तरफ से आई है, सरकार के लेवल पे उसका प्रचार प्रसार भी होता है, आप लोग बैठे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए मैं आप दोनों के अस्पताल की बात करूँ, कोई आयुष्मान भारत कार्ड धारक अगर आप लोगों के यहाँ पहुँचता है तो क्या उसके अंदर इलाज की सुविधा है, और अगर नहीं है तो उसको आप लोग कैसे बताते हैं कि भाई इस अस्पताल में नहीं होगा, कहीं और होगा? क्या सिस्टम है और इससे क्या फ़र्क पड़ा है इस योजना से हेल्थ केयर पे? जी, मैं इस सवाल को लेता हूँ डॉक्टर रवि सर, आपके परमिशन से भी। आयुष्मान भारत के पीछे जो सोच है वो बड़ी अच्छी है और आयुष्मान भारत की बहुत ज़रूरत भी है, लेकिन आयुष्मान भारत में कुछ इम्प्लीमेंटेशन की खामियां हैं और ये जनता तक पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। बताइए ना। जैसे मैं 1-2 खामियां आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली खामी, हम लोग के अस्पताल में आयुष्मान भारत की कुछ डिपार्टमेंट में सुविधाएं हैं। तकलीफ तब होता है जब एक मरीज स्कॉर्पियो गाड़ी से उतरता है, हाथ में सोने का बल्ला पहन के हमारे काउंटर पे आता है और आयुष्मान का कार्ड रख देता है। ये बहुत बड़ी तकलीफ की बात है और अक्सर ये हो रहा है। तो पहली तो ये तकलीफ है। दूसरी तकलीफ ये है कि आपको ध्यान होगा कि कोरोना के टाइम में हमारी सरकार ने एक दर निर्धारित कर दिया था और वो दर था 15,000 रुपये प्रति बेड प्रतिदिन। उसके पीछे काफ़ी रिसर्च हुआ है। आप अगर एक रिसर्च पेपर उठाएं तो एम्स का एक रिसर्च पेपर है जिसमें 11,250 रुपये उसको प्रतिदिन प्रति रोगी एम्स का खर्चा है। तो 15,000 रुपये का एक बड़ा ही साइंटिफिक दर आया था और हम लोग सब ने उसमें इलाज किया कोरोना के ज़माने में। अभी आयुष्मान भारत का दर बोलता है कि 4,000 रुपये में दवाई के साथ
गंभीर मेडिकल मैनेजमेंट जिसे हम लोग सेप्टिसीमिया या मॉड्स कहते हैं, उसका इलाज आप लोग 4,000 रुपये में कीजिए। ये संभव नहीं है, ये बिल्कुल संभव नहीं है, और इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकार में एक तनाव की स्थिति है। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं और हम लोग बहुत सारे वर्कशॉप करते हैं, सरकार इसके प्रति संवेदनशील है, नई योजना है, इवॉल्विंग योजना है, और धीरे धीरे इसको सरकार अच्छा करेगी, करने की जरूरत है। लेकिन ये सब पॉइंट सरकार तक जाना चाहिए। एक तो डाटाबेस का प्रॉब्लम कि अमीर लोग भी आकर आयुष्मान भारत पटक रहे हैं, सोने का चेन पहन के, सब लोग जानते हैं हम लोग, और दूसरा दर का प्रॉब्लम, रेट का प्रॉब्लम है। नुकसान ही नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल ब्लीड कर जाता है, और इसीलिए बहुत सारी अराजकताएं और बहुत सारे जो गलत प्रैक्टिसेस हैं उसका इसमें उद्भव हो सर, रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल की आपने बात की है, मेरा सवाल ये आप दोनों से ही है। प्राइवेट हॉस्पिटल पे आए दिन ये इल्ज़ाम लगते हैं कि कोई मरीज़ है, वो उसका डेथ हो गया है, मृत्यु के बाद भी उस आईसीयू में काफ़ी दिन तक रखा जाता है, बिल बढ़ाया जाता है। आए दिन ऐसे केसेस भी देखे गए हैं बहुत सारे। मैं आपसे जानना चाहूँगी इस दोनों पे आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम इसको लेना चाहेंगे, समाज को ये समझना पड़ेगा डेथ एज ए मेडिकली क्या है। इससे प्रीवियस सत्र में डॉक्टर अशोक ने उस बात को टच किया, हम फिर से दोबारा इस बात को टच करना चाहिए, डेथ क्या है और हम कब कहते हैं। हमारे लिए डेथ तब है जब आपका ब्रेन की एक्टिविटी खत्म हो गई है, हार्ट आपका स्टॉप हो चुका है, सांस बंद हो चुकी है। तीनों जब तक पैरामीटर मीट नहीं करेंगे हम लोग डेथ डिक्लेयर लीगली नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मरीज की तरफ से जो मरीज का अटेंडेंट देखता है वो क्या देखता है कि मरीज एकदम हिल नहीं रहा है, हिलडुल नहीं रहा, आवाज़ देने पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उसको वेंटिलेटर पे रखा हुआ है। जो अब उसको लगता है कि ये तो बचेगा नहीं, हम लोग भी काउंसिल करेंगे बहुत ज़्यादा चांस है कि ये बचेगा नहीं, ठीक है। ये डिफिकल्ट सिचुएशन है। इसमें कोई एक ज्ञानी आदमी आता है हमारा, जो मरीज का क्लोज रिलेटिव तो डेफिनेटली नहीं होता है, वो आगे कहता है कि ये तो मरा हुआ है, अस्पताल तो पैसा बना रहा है। ये हमेशा थर्ड पार्टी इंटरवेंशन जब होता है उसके बाद वो कहानी शुरू होती है कि हुआ। हम लोग के यहाँ अगर हमारे अस्पताल में लगभग हम लोग 40 डेथ पर मंथ हमारे यहाँ होता है। हम लोग 2,500 से 3,000 पेशेंट डिस्चार्ज करते हैं, उसमें 40 डेथ होता है। और हम लोग कोई पेशेंट रिफ्यूज़ नहीं कर रहे हैं, चाहे गन शॉट हो, चाहे एक्सीडेंट हो, ट्रॉमा हो, रिफ्यूज पेशेंट हो, कुछ भी हम लोग वो मना नहीं करते हैं। अब आप सोच के देखिए कि और हमारे पास करीब 60-65 वेंटिलेटर हैं जो ऑलमोस्ट डेली बिजी होते हैं, ठीक है। जो इतने मरीज हैं, 30-40 हम डेथ बोल रहे हैं, और जो बाकी 65 वेंटिलेटर से मरीज निकल रहे तो घर जा रहा है, उससे तो कभी कोई नहीं पूछता है कि जब बच गए तो क्या हुआ। कितनी बड़ी संख्या हम लोग आईसीयू से 125 बेड का मेरा आईसीयू है, हम लोग कितने मरीज घर भेजते हैं, उसकी तो बात कोई नहीं करता है। सिर्फ एक दिक्कत है कि समाज वो जो डेथ हो गया है उसका पैसा नहीं देना चाहता, वो पैसा जो खर्च हो चुका है वो देना नहीं चाहता, बस इतनी ही कंटेंशन है। जिस दिन ये पार्ट कवर हो जाएगा ना, कोई झगड़ा नहीं है। मरीज को अच्छे से मरीज के अटेंडेंस होता है, चूंकि उनको सब लोग बताते हैं। हमको कोई भी ऐसा विश्वास नहीं होता, बाईपास के कुछ अस्पतालों के बारे में हम नहीं बोलना चाहेंगे, बट कोई भी ऐसा बड़ा अस्पताल नहीं होता जहाँ पे मरीज को ये बात बताया नहीं जाता है कि भैया आपके मरीज की हालत खराब है, बहुत खराब है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब डिसीजन क्या हो सकता है, कोशिश मत कीजिए, ये संभव नहीं है, मेडिकली हम ये नहीं कर सकते। आप समझिए हमारा हाथ बंधा हुआ है, हम उसको वेंटिलेटर से हटा नहीं सकते, लीगली हम बाइंड हैं। हम आपको बता देते हैं भाई ऐसी स्थिति, अगर आप कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था करना चाहते हैं, आपकी परमिशन है तो कर सकते हैं। तो वो परमिशन देने के लिए जनरली क्या होता है, कोई वहाँ पे तैयार नहीं होता, क्योंकि वो ये अपने ऊपर नहीं लेना चाहता कि हम बोले थे पापा का डिस्कनेक्ट करने के लिए। परिवार में भी एक मत नहीं होता। ये डिसीजन बहुत बड़ा, हम समझते हैं पारिवारिक डिसीजन भी बहुत बड़ा है, कोई भी आसान नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर भी मजबूरी है कि हम भी उसको डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। इस पे हाँ, मैं धन्यवाद सर, ये बहुत ही अच्छा सर ने इसका उत्तर दे दिया। मैं एक और पहलू इसमें ऐड करना चाहता हूँ, और प्रबुद्ध समाज है, थोड़ा सा फिर से मैं आंकड़ा देना चाहता हूँ। अगर क्रिटिकल पेशेंट कोई आईसीयू में होता है तो उसका जो सीजीएचएस दर है, जो सरकारी दर है, भारत सरकार का दर है, करीब दवाई के साथ 20 से 25 हज़ार प्रतिदिन खर्चा आ जाता है। और जो प्राइवेट पेशेंट्स होते हैं उनका खर्चा करीब 30-35 हज़ार आता है प्रतिदिन। अब उस 30 हज़ार को अगर हम लोग 40 दिन रखते हैं, एक क्रिटिकल पेशेंट जो मेडिकल मैनेजमेंट में होता है, आपको सर बताएंगे, 30 दिन 40 दिन अस्पताल में रख के फिर उसको स्वस्थ करके भेजना कॉमन बात। 40 दिन में उसका बिल कितना आएगा, 30,000 गुना 40 कर दिए 12 लाख। अगर अथक प्रयास के बाद वो पेशेंट, भगवान हमारे साथ नहीं तो उसका निधन हो गया, तो उसका बिल 12 लाख। और उसके बाद ये कोई नहीं पूछेगा कि पेशेंट आपके साथ कितना दिन था, आपने कितना मेहनत किया, प्रतिदिन उसका कितना बिल आया। कुछ गैर जिम्मेदार मीडिया, आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुछ गैर जिम्मेदार मीडिया जो बोलते हैं अपने आप को, आजकल यूट्यूब का जमाना है, सीधे आते हैं और हम लोग से सीधे सवाल करते हैं कि पेशेंट मर गया, 12 लाख का बिल, ये देखिए 12 लाख का बिल। ये न्यूज़ को सेंसलाइज करने के लिए ऐसा करते हैं, तथ्य से बिल्कुल परे है। अगर आप
खुद इंश्योर्ड रहते तो वही ICICI लॉम्बार्ड या HDFC अर्गो या SBI जनरल बड़ा ही शोध करके 12-15 लाख का बिल अदा कर देता है। लेकिन अगर अपने पॉकेट से देना होता है तो ये सारी बातें हो जाती हैं और इसीलिए बोला जाता है कि आप मरीज को रखकर मार रहे हैं। ऐसा कोई नहीं करेगा। सब लोग बहुत ही मानवता के साथ हम लोग सब अपना काम कर रहे हैं। ये एक धारणा है समाज की जिसका खंडन करना बहुत जरूरी है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक मरीज डिस्चार्ज किया है, करीब हमारे पास 67 दिन रहा है। कुछ मुझे लगता है 20 या 21 लाख का उसका बिल गया है। लेकिन वो कैसे आया था? मल्टीपल ट्रॉमा के साथ में, हेड इंजरी, एब्डोमेन में इंजरी, पेल्विस इंजरी, पता नहीं कितनी सर्जरी उसकी हुई है, न्यूरो सर्जरी हुई, छाती के भी खुला, पेट भी खुला, और वो डिस्चार्ज होके गया। आप सोच के देखिए, वो मरीज अगर हम छोड़ दें, कोई खर्च नहीं होगा, आते ही खत्म हो जाता। आते ही उसका CPR हुआ तो उसको हम लोग रिवाइव किए और 22-60 दिन के बाद में डिस्चार्ज किए। समाज को वो आदमी वापस गया। 60 दिन रखने में आप सोच रहे हैं कितने डॉक्टर लगे होंगे, कितने मैन आवर्स लगे होंगे डॉक्टर्स के, नर्सेस की, क्या डिफिकल्टी होती है। हम लोग भी उस ऊहापोह से गुजरते हैं। जिस दिन एक मरीज मर जाता है ना, आप 50 दिन केयर कीजिए, उस दिन चला जाता है, उस दिन डॉक्टर खाना नहीं खा पाता है। ये बात आप नहीं समझिएगा। वो बात समाज को दिखता नहीं है, उसका भी खाना नहीं उतरता है। अरे यार, इतना दिन केयर की सब कुछ हुआ, चला गया। लेकिन उसके लिए फिर क्या है, जैसे ही कहानी खत्म होती है फिर वो नेक्स्ट पेशेंट आ जाता है, ही इज बिजी। सर, आप लोग का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो तमाम जानकारी दी सभी के लिए Thank you. बहुत लाभदायक। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, तालियां बजाइए, बहुत बहुत शुक्रिया।